राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ देख रहे थे। उसमें हमारी आज ये चौथी क्लास है और आज हम देखेंगे आधुनिकता, पुनर्जागरण काल में आधुनिकता। यहीं पे हमने पिछली क्लास में ब्रेक किया था, तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 3 क्लासें अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का पिछला दशक 1960 से 70 आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। आधुनिक और आधुनिकता में अंतर है। आधुनिक मध्यकालीन से अलग होने की सूचना देता है और आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकीकरण का परिणाम है, जबकि आधुनिकता औद्योगिकीकरण की अतिशयता, महानगरीय एक रास्ता, 2 महायुद्धों की विभीषिका का फल है। वस्तुतः नवीन ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम मानवीय स्थितियों के नए, गैर रोमांटिक और मिथकीय साक्षात्कार का नाम आधुनिकता है। एक समय तक इहलौकिक होकर आधुनिक दृष्टि प्रगतिशील बनी रही। प्रत्येक देश में पुनर्जागरण आया। बहुत से परतंत्र देश स्वतंत्र हुए। अपने सपने को लेकर उन्होंने अपने ढंग की सरकारें बनाई। एक बिंदु पर खड़े होकर मनुष्य ने पाया कि जिस औद्योगिकीकरण और प्रविधिकरण के सहारे उसने परे देश का सपना देखा था, वह साकार नहीं हो सका। सरकारें स्थिर व्यवस्था में बदल गई। फिर आगे है कि लोकतंत्र तथा साम्यवादी सरकारें समान रूप से निराशजनक सिद्ध हुई। व्यक्ति या तो व्यवस्था का पुर्जा हो गया या प्रविधि का। उसका अपना व्यक्तित्व और पहचान खो गया। इस खोए हुए व्यक्तित्व की खोज प्रक्रिया का नाम आधुनिकता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धि सम्मत बना दिया था। नित्य की इस घोषणा से कि ईश्वर मर गया, भौतिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यथार्थ का स्वरूप ही बदल गया। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की जो कसौटियां धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्य विघटित हो गए। मनुष्य ने पाया कि वर्तमान परिस्थिति में वह असहाय, क्षुद्र और निरर्थक प्राणी है। विज्ञान की प्रगति ने भी निश्चयवादी सिद्धांत को खोखला सिद्ध कर दिया। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षतावाद से सिद्ध हो गया कि न तो कोई सार्वभौम सत्य होता है और न शाश्वत नैतिकता। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणु शक्ति में बदल जाता है और शक्ति अणु में। निश्चयात्मकता की समाप्ति की अंतिम घोषणा हो गई। अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर अपनी मुहर लगाकर इसे और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभव तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। ये बुनियादी सवाल हैं व्यक्ति की व्यग्रता, दुख, निराशा, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रास आदि। इसके साथ ही वह सामूहिकतावाद और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह उन समस्त विचारों के विरुद्ध है जो व्यक्ति को अमनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं। उसके दृष्टि में मनुष्य स्वतंत्र है। वह न वस्तु है न मशीन। वह क्रियात्मक शक्ति है। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है और इसके लिए खुद जिम्मेदार है।
किरकेगार्ड, हेडगर, जैम्पर्स, मार्शल, सार्त्र आदि के अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव आधुनिक पश्चिमी साहित्य पर खूब पड़ा। आधुनिक चित्रकला भी इससे कम प्रभावित नहीं है। सेजा, वैन गोग, पिकासो आदि पर इनका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिकतावादी साहित्य एक विशेष प्रकार का साहित्य है। समसामयिकता का संबंध काल से है तो आधुनिकता का संवेदना शैली और रूप से। यह स्थापित संस्कृति मूल्य और संवेदना को अस्वीकार करती है। यह दुनिया की मान्यताओं को मंजूर नहीं करती, परंपरा को बेड़ी के रूप में लेती है। आधुनिकतावादी अंतर यात्रा करता है, मूल्यों का मखौल उड़ाता है, वह विद्रोही होता है, भीड़ का विरोध करता है, वह व्यक्ति की मुक्ति का विश्वासी है, वह अपने को अमानव की स्थिति में पाता है और स्नेह, कृतज्ञता आदि को निष्कासित कर देता है। संयम की कमी, प्रयोग साहित्य रूपों की तोड़ फोड़, शौक देने की मनोवृत्ति, आक्रोश, क्षोभ, हिंसा की आकांक्षा आदि इसकी विशेषताएं या मोटिव हैं। 7वें दशक के हिंदी साहित्य में कविता में कहानी, नाटक, उपन्यास की जो चर्चाएं हुई, चर्चाएं कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इन्होंने आंदोलन का रूप नहीं लिया। अत्यंत अल्पकाल के लिए कविता एक आंदोलन चला पर वह शीघ्र ही काल के गाल में समा गया। उनके आधार पर लिखा गया साहित्य आज के अनिश्चय, व्यर्थता, अकेलेपन, अजनबियत, आत्मनिर्वासन आदि को व्यक्त करता है। यह साहित्य अपने रूप संवेदना में किस दर्जे का है, यह बात अलग है। आधुनिकता का यह बोध एक वास्तविकता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस देश में इसे ले आने की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी भ्रष्टाचारी लोकतंत्र को है। पर 8वें दशक के आरंभ में हमारे साहित्यकारों में से छुटकारा पाने की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी। सबसे पहले यह बोध कविता में दिखाई पड़ा। इन रचनाओं को नव वामपंथी रचनाएं कहा जा सकता है। वस्तुतः नव वामपंथी आंदोलन न्यू लेफ्ट मूवमेंट का अनुवाद है। अपने देश में इसका जन्म साम्यवादी दल के पारस्परिक विरोध और विघटन के कारण हुआ। इसे अधिक रेडिकल समझ के नए साहित्यकार भी इस ओर उन्मुख हुए। इन रचनाओं में अधिकांश सूडो नववामपंथी हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास दृढ़ आदर्श हैं, पर राजनीतिक दृष्टि से वे शोर शराबा के इर्द गिर्द अधिक चक्कर काटते हैं। इन लोगों ने कुछ अर्थवान रचनाएं दी हैं, पर इनके अपने निश्चित मुहावरे बन गए हैं। इसीलिए डर है कि तथ्य बनने के पहले आधुनिकतावादी निहलिस्टों की तरह ये इतिहास की वस्तु न बन जाए। अब है उत्तर आधुनिकता। इधर कुछ अरसे से पश्चिम में उत्तर आधुनिकतावाद की चर्चा हो रही थी, पुस्तकें निकल रही थी, गोष्ठियां आयोजित की जा रही थी, किंतु सोवियत संघ के बिखराव के ठीक बाद उत्तर आधुनिकता पर हिंदी में बहस शुरू हो गई। क्या यह आकस्मिक है या संघ के बिखराव के बाद एक स्वप्न टूटा है, एक अनिश्चयता की स्थिति आई है? उत्तर आधुनिकता की दो विशेषताएं हैं। पहला है दिशाहीनता और उपभोक्तावादी समाज का उदय, और सुखवाद का चरम विस्तार। प्रगति के प्रत्यय को आधुनिकतावादियों ने पहले ही मिथक कह दिया था, पर अनिश्चय का धुंधलका इतना घनीभूत नहीं हुआ था। ज्योति की चिंगारियां जहां तहां दिखाई पड़ जाती थी। सोवियत संघ का विघटन उत्तर आधुनिकतावाद का एक सशक्त उपलक्षण है। उसके पराभव के मूल में उपभोक्तावाद के साथ उसके तालमेल का न बैठना है। संचार माध्यमों ने सिद्ध कर दिया है कि आज का समाज
दूरदर्शन की माप के बाहर नहीं है। सुपरमार्केट का स्थान स्वतंत्र बाजार फ्री मार्केट ले रहे हैं। बाजार में रंग बिरंग माल की ढेर लगी है। वहां केवल क्रय का सुख प्राप्त होता है। इसमें दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अद्भुत युग आया है। न कोई तार्किकता, न किसी विचार के प्रति आस्था। स्वयं आस्था में भी आस्था नहीं। उस द्वंद्वात्मकता का कहीं पता नहीं जो इतिहास के गंतव्य का निर्णय करती थी। निरंतर तार्किकता में भी अतार्किकता ने अपनी जगह बना ली है। सर्वत्र अनेकांतता है, अनिश्चयता है, अस्पष्टतम है, अनित्यता है। कोई सत्यान्वेषण का दावा नहीं कर सकता। इतिहास एक अंतहीन छद्म क्रीड़ा या नाटक हो गया है। वह एक फूहड़ राजनीति का शिकार हो चुका है। एक दिशाहीन चक्राकार यात्रा यह समृद्ध समाज की नई मंजिल है। यह एक मंजिल है मुक्त बाजार के संघर्ष और निर्धन व्यक्तियों का एक बहुत बड़े वर्ग के असंतोष को उत्तर आधुनिकता के नाम पर सदा के लिए दबाया नहीं जा सकता। साठोत्तरी साहित्य में विशेष रूप से 8वें दशक से उत्तर आधुनिकतावाद की ध्वनि न सही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। तो हमारा आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद यहीं पे समाप्त होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अध्याय 2, खड़ी बोली का आरंभिक गद्य। पहला हमारा अध्याय 1 था पुनर्जागरण काल और दूसरा अध्याय है हमारा खड़ी बोली का आरंभिक गद्य। तो अब हम इसे देखेंगे। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व गांव और नगर सामान्यतः अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां थी। उनके निवासियों को वस्तु विनिमय के लिए प्रायः बाहर नहीं जाना पड़ता था। किंतु पुरानी अर्थव्यवस्था के टूटने और यातायात के नए साधनों के उपलब्ध होने पर लोगों को जीविका अथवा वस्तु विनिमय के लिए बाहर जाना पड़ा। इस तरह देश धीरे धीरे आर्थिक एकसूत्रता में बढ़ता गया। पारस्परिक संपर्क तथा भाव और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा का होना जरूरी था। यह भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती थी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नई अर्थव्यवस्था ने इस भाषा को जन्म दिया। भाषा का जन्म इस प्रकार नहीं हुआ करता। कोई बुनियादी बोली अनेक ऐतिहासिक कारणों से विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। नई अर्थव्यवस्था ने दिल्ली, मेरठ की बोली को संपर्क भाषा के रूप में विकसित होने में सहायता पहुंचाई। और दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा जिसे अमीर खुसरो और अबुल फजल ने देहलवी कहा है, वो हमारी हिंदी की है। तो अब देखेंगे हम हिंदी, हिंदुवी, रेखता, खड़ी बोली। कि हिंदी किसे कहा जाता था, हिंदुवी क्या है, रेखता क्या है, खड़ी बोली क्या है। हिंदी शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, इसके संबंध में सुनिश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। पर इतना सच है कि हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग पहले पहल मुसलमानों ने किया। इमरानी सम्राट दारा के अभिलेख में हिंदू शब्द भारत के लिए आया है। अंत्य ऊ के लोप होने पर हिंदू का हिंद हो गया। हिंद में ईरानी के विशेष बोधक प्रत्यय इक के जुड़ जाने से हिंदी हुआ। क के लोप होने पर हिंदी हो गई। हिंदी का तात्पर्य था भारत। यहाँ की भाषा को जबानी हिंदी कहा जाता रहा है। नौशेरवा के समय में बजरोया ने पंचतंत्र का जो अनुवाद किया है, उसकी भूमिका में इसे जबानी हिंदी से अनुदित किया बताया गया है। स्पष्ट है कि उस समय भी हिंदी का अभिप्राय भारत से था।
अब है खुसरो। खुसरो की खलिक बारी अप्रामाणिक रचना है। अन्य स्थलों में हिंदी से उसका अभिप्राय भारतीय से है। भाषा के अर्थ में उसने हिंदवी पे हिंदुई का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदई गोए जवाब। हिंदवी या हिंदुई का प्रयोग मध्य देश की भाषा के लिए किया गया। हिंदवी भी सौशेनी अपभ्रंश से निकली थी। भाषा उपनिषद, गोरा बादल की बात, रानी केतकी की कहानी की खड़ी बोली को उनके कर्ताओं ने हिंदवी कहा है। मध्य देश की भाषा को यहाँ के लोग भाषा कहते थे। कबीर, जायसी, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का ही प्रयोग किया है। हिंदवी और भाषा दोनों समानार्थक थे। हिंदवी का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया और भाषा का प्रयोग यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने। चंद्रबली पांडे ने हिंदवी को मुसलमानों की भाषा माना है। उनका ग्रंथ है उर्दू रहस्य, उसमें पृष्ठ संख्या 40 से 48 से उन्होंने बताया है। पर यह भ्रम केवल इसलिए हुआ कि हिंदवी का भाषा के अर्थ में प्रयोग केवल मुसलमानों ने किया है, किंतु हिंदवी भाषा ही थी, साहित्यिक भाषा। खुसरो ने अपने ग्रंथ नुहे सिपर में उस समय की 11 भाषाओं का उल्लेख किया है। तो ये भी एक अच्छी जानकारी मिल जाती है कि खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में अपने समय की 11 भाषाओं का उल्लेख किया है। तो नुहे सिपर में, जिनमें हिंदवी का नाम नहीं है, देहलवी का है। अनुमान लगाया जा सकता है कि देहलवी बोलचाल की भाषा थी और हिंदवी साहित्य की। अबुल फजल की आईनी अकबरी में भी देहलवी का उल्लेख मिलता है। यह देहलवी ही दक्षिण में 15वीं शताब्दी दक्षिणी हिंदी के नाम से विख्यात हुई। शाही मीराजी, शाह बुरहानुद्दीन, मुल्ला वजही आदि ने देहलवी को हिंदी बोल, हिंदी ज़बा कहा है। इसी समय से हिंदी शब्द प्रयोग की अखंड परंपरा चलती है। सन 1773 ईस्वी में सूफी कवि नूर मोहम्मद लिखते हैं कि हिंदू मग पे पाव न राख्यो, काजो बहुते हिंदू भाख्यो। लगता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शब्द हिंदुओं में भी प्रचलित हो गया था। इसी शताब्दी में नासिक, सौदा और मीर ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने अपने खतों में उर्दू हिंदी रेखता को कई स्थलों पर एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक गिलक्राइस्ट हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू और रेखता आदि को समानार्थी समझते थे। इससे जाहिर है कि हिंदी उस भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा था जो अरबी फारसी बहुल होती जा रही थी। गिलक्राइस्ट के हिंदी व्याकरण, कवानीन सर्फ वे, नाहू हिंदी को इसके प्रमाण में पेश किया जा सकता है, किंतु अरबी फारसी प्रधान हिंदी जनता की भाषा कभी भी नहीं रही। 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में लिखा है, क्या लिखा है कि मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूं जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण के पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत की भाषा थी। पश्चिमोत्तर प्रांत की यही भाषा धीरे धीरे हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदी शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के लिए किया जाता रहा है।
इसीलिए इस विशाल प्रदेश की भाषाओं को हिंदी कहा जाने लगा। ब्रज भाषा अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि का अंतर्भाव भी इसी में हो जाता है, किंतु भाषा शास्त्रियों की दृष्टि में केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा और उनकी बोलियां ही हिंदी के अंतर्गत आती है। ग्रियर्सन ने राजस्थानी को गुजराती के अंतर्गत माना है। यहाँ कुछ पंक्ति दी गई हैं। कबीर की पंक्ति है, संस्कृत कबीरा को उपजल भाखा बहतानी। जायसी की है, आदि अंत जस कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई है। तुलसीदास का है, भाषा भनिति मोरी मति थोरी। आगे आते हैं। आगे है कि पर राजस्थानी की टुंडा ठा हाड़ी और मेवाती गुजराती की अपेक्षा हिंदी के निकट है। मैथिली और भोजपुरी को भी हिंदी से अलग स्वतंत्र माना जाने लगा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर अवश्य है, किंतु ये हिंदी परिवार की भाषाएं हैं। उनका साहित्य हिंदी के ही अंतर्गत माना जाता है। पठन पाठन की दृष्टि से इन सभी भाषाओं के साहित्य को हिंदी ही माना जाता रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास में सभी का समावेश होता रहा है। किंतु आधुनिक युग में खड़ी बोली साहित्य की भाषा बनी। पद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी और मैथिली में रचनाएं होती रही। वास्तविकता तो यह है कि परिनिष्ठित काव्य इन्हीं में लिखे गए, पर गद्य का विकास खड़ी बोली में ही हुआ। जो कुछ गद्य ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली में मिलता है वह अव्यवस्थित, लचर, कंठभूति अनुवाद है। इसलिए जहां तक गद्य का संबंध है, साहित्य के इतिहास में उनका कोई स्थान नहीं है। अब है नाथ, सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य। देखेंगे कि नाथों ने क्या गद्य लिखा है, सिद्धों में गद्य काव्य की क्या स्थिति थी और निरंजनी संप्रदाय में गद्य की क्या स्थिति थी। गद्य कहाँ लिखे जा रहे थे, कब लिखे गए, कैसे लिखे गए। खड़ी बोली में साहित्य की रचना 13वीं शताब्दी में शुरू हुई। पर इसका पूर्वाभास 8वीं-9वीं शताब्दी की भाषा में मिलने लगता है। उद्योतन सूरी रचित कुवलय माला कथा 778 ईस्वी में एक हाट प्रसंग का उल्लेख मिलता है। उसमें एक मध्य देशीय वणिक के मुख से सुने हुए मेरे तेरे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे पता लगता है कि खड़ी बोली मध्य प्रदेश की बोली है। इसके अतिरिक्त इसमें पुच्छा, अल्लया, तुझे ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हैं जिन्हें खड़ी बोली शैली का कहा जा सकता है। वस्तुतः 16वीं शताब्दी तक खड़ी बोली गद्य परंपरा का कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता। प्रोफेसर हामिद हसन कादरी ने उर्दू साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी के किसी ख्वाजा सैयद अशरफ जहांगीर शमनीनी की सूफी मत विषयक रचना का उल्लेख किया है, किंतु उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है। नाथ सिद्धों की कुछ ऐसी रचनाएं मिली हैं जिनमें ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी और पूर्वी के मेल के साथ खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है, किंतु ये रचनाएं 17वीं-18वीं शताब्दी की हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रामाणिक नमूने भी 16वीं शताब्दी के पहले के नहीं मिलते। नाथ सिद्धों और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं की प्राप्त गद्य रचनाओं में गेशोस, गोसठ, महोदय, गोरख गुष्टी, गोरक्षा, सतम टिप्पण, अभय मात्रा जोग, रामावली,
गोरखनाथ के 27 पदों का तिलक, योगाभ्यास, मुद्रा टिप्पण, पर्वत सिद्ध का कहया और भूगोल पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। गणेश गोसठ या गोरस गणेश गुस्ती की प्रतिलिपियां बर्थवाल जी को प्राप्त हुई थी। उनके आधार पे उन्होंने इसका पाठ शोधन कर गोरखबाड़ी के परिशिष्ट में प्रकाशित किया था। यह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रचना ज्ञात होती है, क्योंकि उसमें प्रतिलिपि संवत 1715 लिखा है। भाषा का नमूना निम्नलिखित है। भाषा देख सकते हैं कि उसकी क्या भाषा है। गणेश बुझ गोरस कहे, स्वामी जी तुम कहाँ ताया, कहाँ तुम्हारा नाम, अवधू हम निरतरतम आया, जोगी है मारा नाम। स्वामी जी जोगी ते तो कौन बोली बे, जी लिए ता मेर भेसला रचिया, तुम कौन गरु ना चेलो, अमे अवधू निरंजन जोगी, अतीत गुरु ना चेला। ऐसी भाषा है कि अब कोई बोलेगा तो लगेगा कोई विदेशी भाषा बोल रहा है। आगे देखते हैं। इसमें अभ्रंश का द्वितीय व्यंजन नहीं है। अभ्रंश के घेरे से भाषा निकल चुकी है, पर पुराने ढंग के तुम्हारा, अमे, तुम्हारा, कून आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसमें खड़ी बोली के शब्द और रूप और शैली दोनों हैं। आया, रचिया, तो आदि को उदाहरणार्थ पेश किया जा सकता है। खड़ी बोली का उकारांत भी यहाँ मौजूद है। महादेव गोरस गुष्टी, अभय मात्रा जोग आदि में खड़ी बोली के शब्दों और शैली को देखा जा सकता है। नाथ सिद्धों की बानियां पुस्तक के परिशिष्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्री पर्वत सिद्ध का कहया भूगोल पुराण नामक गद्य रचना संकलित की है। इसकी भाषा को उन्होंने काफी पुराना बताया है। नमूना निम्नलिखित है। सुमेरु पर्वत ऊपरी चारी दिशा पुरिया है ना, कौड़ू पुरी कौड़ू कौड़ू दिशा है। पूर्व दिशा आगे ऊपरी, पृथ्वी ऊपरी 24 सहस्त्र योजन अमृत पूरी ऊंची है। तहां राजा इंद्र राज करता है, 33 कोटि देवते हैं, 88,000 सहस्त्र भूपि सूर है। दक्षिण दिशा आगे पृथ्वी ऊपरी 25 सहस्त्र योजन जमपूरी ऊंची है। अब है दक्षिणी हिंदी। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल ली। उसके साथ दिल्ली के बहुत लोग दक्षिण पहुंचे। दौलताबाद से राजधानी पुनः दिल्ली आ गई, लेकिन जो लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद बस गए थे, उनमें से अधिकांश नहीं लौटे। इन दिल्ली निवासियों ने बहमनी राज्य की नींव डाली। उत्तर भारत बहुत कुछ अरबी फारसी से प्रभावित था, लेकिन इस भूभाग में उत्तर के प्रभाव से मुक्त आर्य भाषा को विकसित होने का अच्छा अवसर मिला। तारीखे फरिश्ता के अनुसार बहमनी राज्य का कार्य हिंदी में होता था। बहमनी राज्य की राजभाषा हिंदी थी या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, किंतु वहां के मुसलमानों की भाषा हिंदी थी, यह असंदिग्ध है। ख्वाजा बंदा निवाज गेसुद्राज सूफी का फकीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शिष्य थे। वे सामान्य जनता के लिए अपने विचार हिंदी में प्रकट किया करते थे। एक दूसरे सूफी शाह मिरान ने अपनी भाषा को स्वयं हिंदी कहा है। उन्होंने लिखा है, हामी बोले अरबी करे और फारसी बहुतेरे, यो हिंदवी बोली तब
इस अर्थ भावे शब, यह भाखा भले सो बोले, पुन इसका भाव खोले, वे अरबी बोल न जाने, न फारसी पछाने। गिरसुत राज की गद्य रचनाओं में मीराजुल आशिकीनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। संभवतः उनके शिष्यों द्वारा इसमें उनके उपदेश संग्रहित हैं। भाषा का नमूना निम्नलिखित है। इसका माना तहकीक खुदा मिन्नत किया है, मुसलमानों होर मुसलमानान की औरता, तुम्हारे तना में मुहम्मद का नूर रखिया हूँ, मो तुम्ही बुझो होर जानो हरेक पराई, पद्यांत करना आजिब है ए बड़ी न्यामत है। इसमें उत्तरी हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति अधिक है, दक्षिणी का प्रभाव न्यून है, किंतु भाषा का जो रूप इस पुस्तक में मिलता है वह 14वीं 15वीं शताब्दी दक्षिणी का नहीं है। लगता है लिपिकों ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। दक्षिणी हिंदी गद्य की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना मुल्ला वजही की सबरस है। तो आपको ये सबरस ध्यान देना है, मुल्ला वजही की रचना है सबरस। ये दक्षिणी हिंदी की सबसे प्रामाणिक रचना है। यह मसनवी शैली में लिखी हुई सूफी प्रेम कथा है। इसका गद्य भी वित्त गंधी है। वाक्य छोटे छोटे और शब्द अश्लिष्ट हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी भी बहुतायत से प्रयोग हुई है। न आफत देखे न जल जला, आपे भले तो आलम भला, किसी को बुरा बोलना यो बसवास है, भलाई बुराई सब अपनी पीस है। आपे चलनी जानते दूसरे पर बुरा मानते अव्वल, अपनी खबर में आपे रहना पीछे दूसरे को बुरन कहना। जिसे आपस को पछान्या उसे सब जान्या, जिधर ढलना है उधर अक्ल के उजाले में चलना है। अब आती है उत्तर भारत में खड़ी बोली। हमने देखा दक्षिणी हिंदी को, अब देखेंगे उत्तर भारत में खड़ी बोली को। दक्षिणी हिंदी उत्तर भारत की हिंदी से कुछ इतनी दूर थी कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ ही नहीं सकता था। यहाँ पर दक्षिणी हिंदी के उल्लेख का मतलब था खड़ी बोली की प्राचीनता दिखाना और उसके विकास के चरणों को रेखांकित करना। उत्तर भारत में खड़ी बोली अपने ढंग से विकसित हो रही थी, किंतु आचार्य शुक्ल ने अकबर के समय की एक रचना गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा का जो उल्लेख किया है वह अप्रामाणिक है। अतः उसकी भाषा के आधार पर शुक्ल जी का यह निष्कर्ष निकालना कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी, उचित नहीं है। वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है। यह पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने की दृष्टि से आविष्कृत किया गया। कथा वस्तु और ऐतिहासिक के आधार पे इसकी अप्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। अकबरी दरबार का जो वर्णन इसमें आया है वह जादूगर की करामात से कम नहीं है। जिस समय इस ग्रंथ के अनुसार गंग कवि अकबर को रासों की कथा सुना रहा था, उस समय अकबर को नुराबादीन कहकर संबोधित करना ऐतिहासिक असंगति है। नूरुद्दीन जहांगीर का नाम था, अकबर का नहीं। इसीलिए इसकी रचना जहांगीर के बाद उस समय लोगों को बादशाह की उपाधियां भूल गई होंगी। यो इसकी भाषा का जो उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है वह 6वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं हो सकता। शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ को
बहुत साफ सुथरी खरी बोली में लिखा हुआ बताया है। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल ने 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, किंतु नई खोजों के फलस्वरूप भाषा योग वशिष्ठ न तो साधु निरंजनी द्वारा लिखा गया और न कथा के रूप में पटियाला नरेश की 2 विधवा बहनों को सुनाया गया। योग वशिष्ठ की गुरुमुखी की प्रतियों में राम प्रसाद निरंजनी का नाम भी नहीं आया है। नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ की प्राचीनतम प्रति संवत 1818 ईस्वी में देखें तो 1769 ईस्वी की है। इससे प्राचीनतर प्रतियां गुरुमुखी लिपि में मौजूद हैं। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर और महाराज पटियाला के निजी पुस्तकालय में इन्हें देखा जा सकता है। पटियाला दरबार की प्रति संवत 1802 1745 ईस्वी की है। इनमें राम प्रसाद निरंजनी का नाम भी नहीं है। योग वशिष्ठ के नागरी संस्करणों में जो भूमिका दी गई है वह सिखों के सेवा पंथ से संबद्ध ग्रंथ संत रतनपाल में दी गई एक अनुश्रुति से मिलती जुलती है, किंतु उसमें भी साधु निरंजनी का नाम नहीं मिलता। सेवा पंथ में योग वशिष्ठ का बहुत आदर रहा है। वशिष्ठ की पोथी कथा वशिष्ठ जी की आदि कई नामों से उक्त पंथ में इसका प्रचार रहा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भाषा योग वशिष्ठ के जो उद्धरण दिए हैं उनके समानांतर उद्धरण गुरुमुखी संस्करणों तथा हस्तलिखित प्रतियों में मिल जाते हैं। शुक्ल जी द्वारा उदाहरित अवतरण से सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संकलित प्रति के अवतरण का मिलान कीजिए। अब देखिए ये कुछ है, पंक्तियां हैं, कुछ उदाहरण हैं। प्रथम परम ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। ... जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं, अगस्त जी के शिष्य सुतकृष्ण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसे दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम का जो विधि सहित प्रमाण करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए कि कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्माराम, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। सती चित्त आनिद रूप जो आत्मा है, किसी को नमस्कारु है। कैसा है चित्तानंद रूप, आत्मा सो कहता है। जिसते एहु शरण भासते हैं, अरु जिस विषय एहु सरब लीन होते हैं, अरु जिस विषय सरब स्थित है, इस सती आत्मा को नमस्कारु है। ज्ञाता ज्ञाना ज्ञेयी पृष्ठा दर्शन दीस कर्ता करण क्रिया जिसु करि सिंधु होते हैं, ऐसे जो ज्ञान रूप जो आत्मा है, तिसको नमस्कारु है। अगस्त्योवाच, हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष के कारण नहीं और केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता, दोनों करी मोक्ष की प्राप्त होती है। कर्माकरण
अंतःकरण शुद्ध होता है। ये भाषा दूसरी है। कहना चाह रहे हैं कि कर्मकरण से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन भाषा पहले की है। वही तो उदाहरण बताया जा रहा है कि उस समय भाषा कैसी थी। मोक्ष नहीं होती और अंतःकरण शुद्ध होए बिना केवल ज्ञान पे भी मुक्त नहीं होती। अरथु एहु शास्त्रहु का तात्पर्य ज्ञान निसहा। अंतःकरण शुद्ध होए बिना इस स्थिति नहीं होती। तांते दोनों कर मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। तो ये जो भाषा की प्रति है योग वशिष्ठ में संकलित है और सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित की गई है। दोनों उदाहरणों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि दूसरे उदाहरण की भाषा प्राचीन और पहले की अर्वाचीन है। अर्वाचीन मतलब नवीन नहीं है और पहले की प्राचीन है। अपभ्रंश की उकार बहुला प्रवृत्ति। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, ध्यान दीजिए। पूछता है नमस्कारु एहु जिसु शास्त्रहु आदि में देखी जा सकती है। तो ऊ अंत में आया रहेगा तो आप पहचान लीजिएगा कि अपभ्रंश भाषा है, क्योंकि अपभ्रंश उकार बहुला है। गुरुमुखी प्रति में शब्द अश्लिष्ट हैं। तत्सम शब्दों के स्थान पे अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों के का प्रयोग हुआ है। जैसे आत्मा के स्थान पर आत्मा, स्थित की जगह पे ईस्थित, ज्ञान के स्थान पर ज्ञान आदि। गुरुमुखी के वाक्य सामान्यतः एक ही क्रिया पे आश्रित हैं, जबकि शुक्ल जी वाले संस्करण के वाक्य लंबे, जटिल और कई सहायक क्रियाओं से युक्त हैं। शुक्ल जी के अवतरण में शब्द रूपों का प्रयोग किसी अव्यभिचारित नियम के अनुकूल नहीं है। कभी तो वहां संदेह पैदा होता है, तो कभी उसको दूर करने के कारण सुतीक्षण प्रणाम करके बैठे और प्रश्न किया, जैसे अप्रयुक्त एवं व्याकरण विरुद्ध प्रयोग मिलते हैं। तो कभी जानन हारे समझाए के आदि पूर्वी प्रयोग बिना किसी सामंजस्य और अनुपात के वहां भरे गए हैं। इसके विपरीत गुरुमुखी प्रतियों के गद्य के शब्द रूपों की अव्यभिचारित एकरूपता, वर्तनी में पर्याप्त समानता, वाक्य विन्यास में निरपवाद, शब्द में सरलता और सहजता प्राय सर्वत्र उपलब्ध है। योग वशिष्ठ भाषा का जो रूप इसमें उपलब्ध है वह आश्चर्यजनक रूप से दक्षिणी हिंदी से मिलता है। फर्क ये है कि दक्षिणी हिंदी में अरबी फारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है, किंतु योग वशिष्ठ भाषा में उनका स्पर्श नहीं हुआ है। इसे खड़ी बोली की दीर्घ परंपरा की अगली कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर है सन 1766 में दौलत राम जैन बसवावासी ने पद्म पुराण वचनिका लिखी। तो पद्म पुराण वचनिका किसने लिखी? दौलत राम जैन ने। यह जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद है। इसमें वैराग्य मूलक दृश्य और कथाओं का चित्रण किया गया है। इसमें जैन पद्धति से राम कथा वर्णित है। भाषा का नमूना देखिए, इसमें कैसी भाषा है पद्म पुराण वचनिका में। तो भाषा है, कैसे हैं श्री राम, लक्ष्मी कर आलिंगित है, हृदय जिनका और प्रफुल्लित है, मुख रूपी कमल जिनका महापुण्याधिकारी है, महाबुद्धिमान है, गुणन के मंदर उदार है, चरित्र उनका जिनका चरित्र केवल ज्ञान के ही गम्य है, ऐसे जो श्री रामचंद्र उनका चरित्र श्री गदाधर देव ही किंचित मात्र कहने को समर्थ है। गुरुमुखी योग वशिष्ठ भाषा की तरह इसमें भी कैसे है अमुक की पद्धति अपनाई गई है। इसके बाद विशेष के अनेक विशेषण दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मी करालिंगित है, हृदय जिनका। रूपकों का स्पष्टीकरण दोनों में रूपी शब्द द्वारा किया गया है। योग वशिष्ठ भाषा पर पंजाबी का प्रभाव है और पद्म पुराण वचनिका पर राजस्थानी और ब्रजी का। फिर भी दोनों के वाक्य विन्यास में पर्याप्त एकरूपता है।
गुरुमुखी योग वशिष्ठ की भाषा भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। आचार्य शुक्ल द्वारा उदाहरित भाषा योग वशिष्ठ की भाषा उस समय की नहीं हो सकती। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भाषा प्रतीत होती है। खड़ी बोली के विकास के सिलसिले में ईसवी खां की बिहारी सतसई रसचंद्रिका टीका संवत 1809 1752 ईस्वी का उल्लेख किया जाता है, किंतु उस टीका पर ब्रिजी का इतना अधिक प्रभाव है कि खड़ी बोली के विकास परंपरा में उसका कोई योग नहीं माना जा सकता। यही हाल साधु मुकुंद दास की पद कबीर दास जी का अर्थ सहित टीका का भी समझना चाहिए। हिंदी न तो विदेशी मुसलमानों के आगमन के कारण पैदा हुई और न तो, जैसा गिलक्राइस्ट कहता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के टकसाल में ही ढाली गई। यह स्वयं ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप विकसित होती हुई आधुनिक युग के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। ऊपर जिस योग वशिष्ठ भाषा पद्म पुराण की भाषा का उल्लेख किया गया है, वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सामान्य खड़ी बोली प्रतीत होती है। दक्षिणी हिंदी की शैली भी उनसे मिलती जुलती है। ज्यों ज्यों खड़ी बोली विकसित होती गई, उसमें से अरबी फारसी की शब्दावली और पंजाबी राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रभाव कम होता गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय तक अंग्रेजों ने फारसी अरबी शब्दावली से लदी हुई दरबारी भाषा को हिंदी से अलग समझकर भाषा मुंशियों की नियुक्ति की। अब आता है फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर हिंदी की क्या स्थिति थी, कैसी रचनाएं हो रही थी, उसके अंदर क्या था। तो ये हम देखेंगे और ये देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और 8 बजे और 10 बजे लाइव क्लास होती है, जुड़ना ना भूलें। तो धन्यवाद, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।